सोचिए जरा, एक ऐसा बच्चा जो पैदा तो उसी धरती पर हुआ है जिस पर आप और मैं हुए थे, लेकिन पैदा होते ही उसके लिए नियम अलग लिख दिए गए, न कानून में न किताबों में, बल्कि लोगों के दिमाग में। ये कहानी शुरू होती है किसी मंच से दिए गए भाषण से नहीं, किसी जुलूस से नहीं, किसी नारे से नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक डरे हुए, चुपचाप बैठे बच्चे से। उस बच्चे का नाम था B.R. आम्बेडकर। लेकिन उस समय वो सिर्फ भीम था। भीम ने अपनी जाति नहीं चुनी थी, अपने माँ बाप नहीं चुने थे, अपनी गरीबी नहीं चुनी थी, लेकिन समाज ने उसके जन्म को ही एक अपराध मान लिया था। जिस समाज में इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होती हो, वहां बच्चा मासूम नहीं रह सकता। भीम ने बोलना सीखने से पहले चुप रहना सीख लिया था, क्योंकि चुप रहना कम से कम सजा दिलाता था। डर की शुरुआत जब भीम घर से बाहर निकलता, उसे ये सिखाया गया था, ज्यादा पास मत जाना, ज्यादा बोलना मत, किसी को छू मत लेना। एक बच्चा जिसे ये सिखाया जाए कि उसका शरीर ही गलत है, ये कोई एक दिन का ट्रॉमा नहीं था, ये रोज रोज का कंडीशनिंग था। अब स्कूल की कल्पना कीजिए, कच्ची दीवारें, जमीन पर बैठे बच्चे, टीचर की आवाज, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन भीम के लिए स्कूल एक याद दिलाने वाली जगह थी। उसे क्लास के बाहर बैठाया जाता था, अलग, अकेला, क्योंकि अगर वो अंदर बैठ गया तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। कोई उससे सीधे बात नहीं करता, कोई उसकी किताब नहीं छूता, कोई उसकी कॉपी नहीं देखता। सोचिए, एक बच्चा जो रोज देखता है कि वो अलग है, इतना अलग कि उसे इंसानों की गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। भीम को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत तब होती थी जब धूप तेज होती थी, गला सूखता था, आंखें जलती थी। पास ही पानी का मटका रखा होता, लेकिन वो मटका उसके लिए नहीं था। भीम खुद से पानी नहीं पी सकता, उसे आवाज भी नहीं देनी थी, उसे बस इंतजार करना था। अगर कोई आया तो ऊपर से पानी गिरा दिया गया, अगर नहीं आया तो प्यास को निगल लिया गया। यही वो पल था जब एक बच्चा समझने लगा था कि ये सिर्फ प्यास नहीं है, ये इंसान माने जाने की लड़ाई है। समाज ने भीम को देखा और बिना सुने फैसला कर लिया, ये बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसे आगे बढ़ाने का इरादा ही किसी का सोचा कि वो क्या सोचता है। उन्होंने ये सोचा कि वो क्या है, और यही सबसे खतरनाक सोच होती है। भीम के पिता समाज को जानते थे। वे जानते थे कि अगर ये बच्चा पढ़ नहीं पाया तो जिंदगी भर सफाई देता रहेगा। इसलिए उन्होंने भीम से एक बात कही जो साधारण लगती है लेकिन खतरनाक थी, तुम्हारा जवाब तुम्हारी पढ़ाई होगी। उन्होंने भीम को यह नहीं सिखाया कि नफरत करो, उन्होंने सिखाया कि समझो। धीरे धीरे भीम समझने लगा था, ये समस्या कुछ बुरे लोगों की नहीं है, ये समस्या पूरे ढांचे की है। जो ढांचा बच्चों को छूने योग्य और अछूत में बांट दे, वो ढांचा इंसाफ नहीं दे सकता। भीम ने पहली बार सोचना शुरू किया, और सोचना किसी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। भीम ने किताबों को भावुक होकर नहीं पढ़ा, उसने उन्हें ताकत बनाने के लिए पढ़ा। वो सवाल पूछता, वो तुलना करता, वो तर्क खोजता। जब समाज उसे नीचा दिखाता, वो और पढ़ता। जब कोई उसे चुप कराने की कोशिश करता, वो और सोचता। यही वो समय था जब एक बच्चा अपने दर्द को रणनीति में बदल रहा था। भीम डरता था, लेकिन यह डर कमजोरी नहीं था, यह डर याद दिलाता था, अगर तुम रुके तो यही जिंदगी रहेगी। डर उसे रोने नहीं देता था, डर उसे सोने नहीं देता था, डर उसे आगे धकेलता था। यही भीम धीरे धीरे एक सोच बन रहा था। वो समझ रहा था कि लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो इंसान को कम या ज्यादा बनाती है। जिस समाज ने इस बच्चे को पानी तक नहीं पीने दिया, उसी समाज को एक दिन ये बच्चा कानून की भाषा में सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। क्योंकि ये बच्चा रोया नहीं, ये बच्चा टूटा नहीं, ये बच्चा तैयार हो रहा था। अब एक सवाल जो इतिहास के सबसे जरूरी सवालों में से एक है, क्या एक इंसान जिसे समाज ने इंसान मानने से इनकार कर दिया हो, वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बन सकता है? हमने देखा था उनका बचपन, वो छोटा बच्चा जो क्लास में अलग बैठता था, जो पानी के लिए तरसता था, जो स्कूल की दीवारों के बाहर खड़ा रहकर भी पढ़ने की जिद नहीं छोड़ता था। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, और अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक स्कूल से नहीं, पूरे सिस्टम से थी। 1907 का साल था। मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक का रिजल्ट आया। एक लड़के का नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। वो पास हो गया था, लेकिन ये सिर्फ पास होना नहीं था, ये एक विस्फोट था।
क्योंकि उस जमाने में किसी अछूत बच्चे का मैट्रिक पास करना वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुंबई के महार समाज ने जश्न मनाया, दावत दी गई और उस दावत में एक बुजुर्ग कवि दादा केलुस्कर ने भीमराव को एक किताब भेंट की, गौतम बुद्ध की जीवनी। उस एक किताब ने एक लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन ये कहानी यहाँ से आसान नहीं हुई, बल्कि यहाँ से असली इम्तिहान शुरू हुआ। 1908 में भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अब सोचिए, एक ऐसा नौजवान जो कॉलेज में पहुंच गया जहां उसकी जाति के लोग झाड़ू लगाते थे, जहां ऊंची जाति के छात्र उससे एक ही नल पर पानी नहीं पीते थे, जहां उसे कक्षा में अलग बिठाया जाता था। पर भीमराव पढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसके पिता रामजी सकपाल ने एक बात कही थी, बेटा तलवार से नहीं किताब से लड़ना। और भीमराव ने वो हथियार उठाया जिसे कोई छीन नहीं सकता था। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, जो दलित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे, उन्होंने भीमराव को स्कॉलरशिप दी अमेरिका जाने की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अब एक पल के लिए रुकिए। 1913 एक भारतीय अछूत जाति का, जो अपने गांव में पानी के नल तक नहीं छू सकता था, वो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पहुंच गया। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये एक विद्रोह था। कोलंबिया में भीमराव को पहली बार एहसास हुआ कि इंसान को इंसान की तरह देखा जा सकता है। वहाँ कोई नहीं पूछता था तुम्हारी जाति क्या है, वहाँ पूछा जाता था तुम्हारा विचार क्या है, और उनके विचार वो तूफान की तरह है। कोलंबिया में उनके प्रोफेसर थे जॉन डेवी, दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक। डेवी ने भीमराव को सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन जीने का तरीका है जहां हर इंसान की गरिमा सुरक्षित हो। भीमराव ने ये बात सुनी और उन्होंने सोचा, तो फिर भारत में लोकतंत्र कहाँ है, जहां लाखों लोग सिर्फ पैदा होने की वजह से जलील किए जाते हैं। 1915 में उन्होंने कोलंबिया से मास्टर्स डिग्री हासिल की। थीसिस का विषय था प्राचीन भारतीय वाणिज्य, और 1916 में उन्होंने डॉक्टरेट के लिए एक ऐसा शोध पेश किया जो आज भी अर्थशास्त्र की दुनिया में पढ़ा जाता है, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। एक अछूत डॉक्टर बन गया, लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान लेने थे। स्कॉलरशिप खत्म हुई, भीमराव को वापस भारत आना पड़ा, और जब वो लौटे तो भारत वैसा ही था, वही जातिवाद, वही घृणा, वही दीवारें। बड़ौदा स्टेट में नौकरी मिली सैन्य सचिव के रूप में, लेकिन वहाँ भी कोई उन्हें पानी नहीं देता था। फाइलें उनकी मेज पर फेंकी जाती थी, हाथ से नहीं दी जाती थी, क्योंकि हाथ लगाने से वो अपवित्र हो जाते। एक डॉक्टर, एक विद्वान, और उसके साथ यही सलूक। भीमराव रात को होटल में ठहरे। वहाँ भी जब पता चला कि वो महार हैं, तो सामान बाहर फेंक दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। उस रात उन्होंने एक डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, पर मैं यही रहूंगा और इस देश को बदलूंगा। और उन्होंने तय किया वो वापस जाएंगे और इस बार और बड़ी डिग्री लेकर आएंगे। 1920 में फिर एक बार जहाज पर चढ़े, इस बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और साथ में ग्रेजिन, जहाँ वो बैरिस्टर बनने की पढ़ाई करेंगे। पैसे नहीं थे, कपड़े कम थे, खाना सीमित था, लेकिन किताबें हमेशा थीं। लंदन में भीमराव रोज सुबह 4 बजे उठते थे, रात के 2 बजे तक पढ़ते थे। वहाँ के एक साथी ने बाद में बताया, हमने उन्हें कभी खाली बैठे नहीं देखा, हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, फिर डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ डिग्री थी, और साथ में बैरिस्टर एट लॉ। एक इंसान जिसे पानी पीने का हक नहीं दिया गया था, उसके पास अब दुनिया के 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्रियां थी। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ था। पढ़ाई खत्म हुई, डिग्रियां मिली, और अब भीमराव भारत लौटे, इस बार डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर बनकर। लेकिन भारत ने उनका स्वागत किया नहीं, वही नफरत, वही दीवारें, वही नियम। एक बार वो ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब साथी यात्रियों को पता चला कि वो अछूत हैं, तो उन्हें उठा दिया गया। एक बार वो एक मंदिर में गए, पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया। एक बार एक सरकारी दफ्तर में गए, क्लर्क ने बात करने से मना कर दिया। और हर बार, हर अपमान के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने एक काम किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सोचा, और उन्होंने लड़ने की तैयारी की। 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जो दलितों के हक के लिए काम करती थी। उन्होंने स्कूल खोले, पुस्तकालय खोले, क्योंकि वो जानते थे जो हथियार उन्होंने खुद उठाया था, वही हथियार हर दलित बच्चे को देना होगा। पर ये सब आसान नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, परिवार में बीमारियां थीं, उनकी पत्नी रमाबाई लगातार बीमार रहती थी, और समाज वो लगातार उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करता रहा। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, जो हजारों साल से दबाई गई थी, वो एक रात में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी जरूर अगर कोई एक इंसान खड़ा हो जाए और हार न माने। उनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री थी, बैरिस्टर की डिग्री थी, डीएससी थी, कुल मिलाकर 64 से भी ज्यादा विषयों में महारत, 32 से ज्यादा डिग्रियां, कई भाषाओं का ज्ञान, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पाली, संस्कृत। वो उस दौर के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे, और वो उस जाति से थे जिसे पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। सोचिए, जिस समाज ने उन्हें इंसान मानने से इनकार किया था, उसी समाज के लिए उन्होंने भारत का संविधान लिखा। जिस देश ने उन्हें पानी नहीं पीने दिया, उस देश को उन्होंने आजादी के बाद एक नया कानूनी ढांचा दिया, जो हर इंसान को बराबर का दर्जा देता है। 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसे दुनिया ने अछूत कहा, और उसी बच्चे ने किताबों को हथियार बनाकर पूरे सिस्टम को हिला दिया। डॉक्टर भीमराव
रामजी आम्बेडकर की पढ़ाई सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, वो एक इनकार था। हर उस जंजीर का इनकार जो सदियों से करोड़ों इंसानों के पैरों में डाली गई थी। और आज जब भी कोई दलित बच्चा स्कूल जाता है, किताब खोलता है, सपना देखता है, वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो आम्बेडकर का वो काम जारी रख रहा होता है जो अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जो इंसान टूटने से मना कर दे, उसे कोई व्यवस्था नहीं तोड़ सकती। दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। हमारे लिए आपकी एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।